समझना, इस चैप्टर में अपन बात कर रहे हैं दर्पण की। काय की? दर्पण। अब ये दर्पण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हम घरों में कांच बोलते हैं ना, कांच, वैसे तो एक तरीके से वो कांच अपन गलत बोल रहे हैं, है ना। दर्पण की जो परिभाषा होती है वो होती है एक ऐसा चमकदार पृष्ठ जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? दर्पण। अब हमने बोला कि एक ऐसा चमकदार पृष्ठ, अब वो चमकदार पृष्ठ काहे से भी बनाया गया हो, है ना, वो क्या करना चाहिए? संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? ये परावर्तन की परिभाषा हम कर चुके हैं। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, वो घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अलग होता है। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो उस घटना को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। दोनों बातों में अंतर है। अपवर्तन की घटना में जो होता है माध्यम परिवर्तित हो जाता है, और उसमें क्या होता है? प्रकाश अपने मार्ग से विचलित भी होता है। मतलब वो प्रकाश जिस सीधी रेखा से आ रहा है वो बार बार अपने को ऐसा प्रतीत होगा कि वो अपना रास्ता बदल रहा है ना। जो तारों के टिमटिमाने की जो घटना होती है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही होती है। ठीक है, ऐसे प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं आएंगी। अपवर्तन आएगा, परावर्तन आएगा, है ना, व्यतिकरण आएगा, ध्रुवण आएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन की भी एक घटना होती है। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना का हमारे दैनिक जीवन में आजकल बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो गए हैं, जिसको हम लेजर लाइट का ऑपरेशन, या फिर गांव में बोला जाता है उसे बिजली का ऑपरेशन, है ना, जिसमें एक नली शरीर के अंदर डाल दी जाती है और जो जहां पर भी कोशिकाएं वगैरह जो इस तरीके से जिसको काटना है, हटाना है, उस लेजर लाइट से अपन क्या कर देते हैं? उसको हटा देते हैं। तो वहां पर होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उसमें परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है। इंद्रधनुष का बनना आगे है वो। तो परावर्तन की घटना में पहले तो अपने को केवल इतना सा शब्द याद रखना है ये परावर्तन का, कि क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है ना, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हम यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं। तरंगों का परावर्तन की बात करें तो जैसे हमारे पास ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों का भी परावर्तन होता है। कैसे होता है? जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हो और आप किसी शब्द को तेज आवाज में बोल देते हो तो वो पहाड़ी के अलग अलग पृष्ठ से टकराकर वापस आपके पास पहुंचती है ना। तो आपका एक बोला गया शब्द 3 से 4 बार 5 बार सुनाई देता है। आप मंदिरों में जाते हो तो आपकी आवाज गूंजती है। या फिर एक ऐसा घर जो मिट्टी का नहीं हो, प्लास्टर का हो, है ना, तो वो प्लास्टर क्या करता है? वो अच्छा परावर्तक पृष्ठ होता है बजाय किसके? मिट्टी के। तो मिट्टी के घरों में आवाज गूंजती नहीं है। क्यों नहीं गूंजती? क्योंकि जो मिट्टी है वो एक अच्छा परावर्तक नहीं होती है। जो आपके मंदिर हुए या प्लास्टर वाले जो घर हुए, मंदिर में पत्थर लगे होते हैं ना, नीचे फर्श पे पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर प्लास्टर करा हुआ है, तो इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में आवाजें ज्यादा गूंजती है। आप एक बार बोल दो तो वो आवाज अलग अलग पृष्ठों से टकराकर पुनः आपके कानों में आती है, वो आवाज गूंजती है ना, जिसको बोला जाता है इको साउंड, है ना। मशीनों में इको बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें 2-2 3-3 बार आवाज रिपीट होने लगती है फिर। तो ये घटना क्या हो गई? परावर्तन। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसी चमकदार सतह से वापस उसी माध्यम में लौट जाता है टकराकर, है ना। और प्रकाश के परावर्तन का हमारे जीवन में दैनिक उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश, अब प्रकाश स्रोत से निकला हुआ, हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत से निकला हुआ जो प्रकाश होता है वो उस वस्तु पर जाता है और उस वस्तु से वो टकराकर, है ना, प्रेक्षक की आंखों में, प्रेक्षक कौन? जो उसे देख रहा है, हम सभी प्रेक्षक में आएंगे, है ना, जो उसे देख रहा है। तो वो प्रकाश उस पृष्ठ से टकराकर उसकी आंखों में पहुंचता है और वो वस्तु जो होती है जहां से वो टकराकर वो प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाता
ठीक है, ये घटना हुई। अब प्रकाश का जो अलग वस्तुओं का जो अलग अलग रंग होता है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि जैसे हमारे पास जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको बोला जाता है विबग्योर। क्या बोला जाएगा? विबग्योर। बे जा नी ह पी ना ओला, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेजानी हपी नाला बोला है ना। बे से क्या हो जाता है? बेगनी। आई से क्या हो जाता है? जामुनी, है ना, इंडिगो। ठीक है, ये नीला हो जाता है, बेजानी बोला है ना। ब्लू नीला, ये ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और ये रेड लाल। ये मूल रंग होते हैं। ये कैसे रंग है? मूल, है ना। और बाकी जितने भी रंग हैं वो इनके मिश्रण से बन जाते हैं जब अलग अलग अच्छा, ये रंग इनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर है। किस आधार पर है? ये है 4000 एंगस्ट्रॉम से कहां तक? 7800 एंगस्ट्रॉम, जो हमारे दृश्य प्रकाश में आते हैं। किस में आते हैं? जिनको हम देख पाते हैं। इनका तरंगदैर्ध्य कहां से कहां तक होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से कहां पर? 7800 एंगस्ट्रॉम। और कितने रंग हैं ये? 7, है ना। बेजानी हपी नाला बोले या फिर विबग्योर। क्या बोलेंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर? तो होता यूं है कि जब हमारा श्वेत प्रकाश किसी पृष्ठ पर जाता है ना, जैसे मान लो इस पृष्ठ पर गया, है ना, और इस पृष्ठ का जो कलर है वो कैसा है? नीला। कैसा है? तो पृष्ठ का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये रहता है, किसी भी पृष्ठ का 7 रंग जा रहे हैं उसमें, तो ये 7 रंगों में से वो क्या करता है? जो खुद का रंग है उसे तो वो परावर्तित करता है और बाकी के रंग को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। फिर से सुन लो इस लाइन को। जिस रंग का वो पृष्ठ है उसको वो क्या करता है? परावर्तित, और बाकी को क्या कर लेगा? अवशोषित। तो जो परावर्तित करा उसने, प्रेक्षक की आंखों पर कौन सा कलर पहुंचा? जो उसने परावर्तित करा। तो उस प्रेक्षक को उसका रंग कैसा दिखाई देगा? नीले से मतलब जो उसने परावर्तित करा। अगर मान लो कोई पीला पृष्ठ है तो वो पीले को परावर्तित करेगा, नीला है तो नीले को, हरा है तो हरे को, है ना। बाकी के जो रंग रहेंगे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर मान लो कोई दूसरा, जैसे ग्रे कलर आजकल बहुत, एक ग्रे और एक वो कौन सा अभी मैं कुछ सुनता था, पर्पल, और पर्पल में भी 10 टाइप के पर्पल, है ना। कभी समझ में नहीं आएगा पर्पल रंग कौन सा है। तो ग्रे में भी बहुत सारे हैं, डार्क, और अरे आजकल तो रंगों की कोई कमी नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ग्रे है तो वो कुछ रंगों का मिश्रण है, तो वो क्या करेगा? जिन रंगों का वो मिश्रण है उसे ही क्या कर देगा? परावर्तित। बाकी को क्या कर लेगा? अवशोषित। ये होगा कॉन्सेप्ट। तो वो वस्तु अपने को कैसे दिखाई देगी? उसी रंग की। क्लियर है सर? अब यही कारण है, एक क्वेश्चन आता है जो छोटी क्लासों में भी था, 8वीं में भी है, कि गर्मी के दिनों में हमें लाइट या जिसको अपन बोलते हैं हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, है ना। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हल्के रंग के या लाइट रंग के जो कपड़े होते हैं वो अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और कम प्रकाश को अवशोषित करेंगे, जिससे वो हम गर्मी से बच जाएंगे। आप अगर डार्क कपड़े पहनने का शौक रखते हो तो आपको फिर ठंड के दिनों में या बारिश के दिनों में आप, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रभाव कम होता है, गर्मी कम, है ना, उस समय आप यूज कर सकते हो। बाकी गर्मी के दिनों में लाइट रंग के सफेद कपड़ों का क्या कॉन्सेप्ट है? यही तो है कि वो अधिकांश मतलब पूरे प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित। क्या कर देता है? परावर्तित। और वहीं पर अगर मान लो आपने काले रंग का कपड़ा पहना, काले रंग का ये है कि वो पूरे ही प्रकाश को अवशोषित कर लेता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में काली शर्ट पहनना पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि वो जो पसीने के धब्बे उन पर बन जाते हैं और वो दिखाई भी अलग देते हैं, व्हाइट कलर के, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है ये इसका कि भैया हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, तो यही कारण है। तो सफेद क्या करता है? सफेद जो पृष्ठ होता है वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है और जो ब्लैक, जो काला रंग है, वो अवशोषित कर लेता है।
ऐसे जो गहरे रंग के जितने भी कपड़े होते हैं वो अधिकांश प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित, तो उसमें गर्मी ज्यादा लगती है। यही कारण है कि जितने भी खाड़ी के देश हैं जहां पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा है, जैसे सऊदी अरब की बात करें तो आपने देखा होगा वो पूरा ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ा पहनते हैं, सिर के ऊपर भी उनका जो पहनावा है ना, उस पूरे को क्या बोला जाता है, चोगा, नीचे से ऊपर तक का एक ही रहता है, वो क्या बोला जाएगा। तो उसको जो पहनने का कारण है वो यही कारण है। एक तो क्या है, वहां पर रेत ज्यादा है, वहां जो हवा चलती है उसमें रेत वगैरह ज्यादा उड़ती है ना, वो है। दूसरा ये कि सफेद रंग जो अधिकांश प्रकाश को वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, ये हो गया। और एक और है, सूरमा लगाते हैं वो, है ना, क्या लगाते हैं, आंखों में सूरमे का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उसका क्या कारण है कि उनकी आंखें कैसी बनी रहे, ठंडी बनी रहे, ज्यादा मतलब अतिरिक्त प्रकाश उनकी आंखों में न जाए। काजल अंदर मतलब लगाते हैं ना, जहां पलकों पर लगाते हैं, तो वो प्रकाश को क्या कर ले, वहीं पर अवशोषित कर ले, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये बोल दिया जाता है कि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि वहां जो महिलाएं हैं वो तो काला बुर्का पहनती हैं, तो उसके पीछे एक ये कारण है कि महिलाओं को ज्यादा कहाँ बाहर निकलने की ऐसी आज़ादी होती है, और खासकर उस धर्म में तो है ही नहीं, है ना, निकलती हैं लेकिन कम। तो जब वो बुर्के का यूज करती है तो वो तो अंदर ही रहता है कॉन्सेप्ट, अंदर ही अंदर रहना है। तो इसके पीछे ये कारण है, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं, जो पहनावा है, उसके पीछे वहाँ का जो पर्यावरण या कल्चर या वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो होता है, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में। परावर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें होती है वो किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं दर्पण की। किसकी बात कर रहे हैं, दर्पण। तो चूंकि हम दर्पण काय का बनाते हैं, कांच का बनाते हैं, इसलिए घरों में हम ऐसा बोल देते हैं कांच उठा लाओ। लेकिन कांच क्या होता है, पारदर्शी माध्यम है, लेकिन उसी कांच का हम कांच के एक भाग को पेंट करके क्या बना लेते हैं, है ना, हाँ, दर्पण बना लेते हैं। तो देखो वस्तुएं आपकी तीन टाइप की होंगी, पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, और फिर होता है पारभासी। ये तीन टाइप की है ना। पारदर्शी, जिससे प्रकाश किरण एक भाग से निकलकर दूसरे भाग में चली जाए, वो क्या होगा, पारदर्शी। जैसे मान लो कांच होता है, पारदर्शी होता है, हवा पारदर्शी, पानी वो भी पारदर्शी, है ना। फिर आता है अपारदर्शी, जैसे मान लो ये दीवार है, तो ये क्या हुआ, अपारदर्शी, प्रकाश एक भाग से निकलकर दूसरे भाग में नहीं जा रहा है। तो ऐसे पृष्ठ जिसमें प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जाए वो कैसा हो जाएगा, अपारदर्शी। फिर आता है पारभासी। तो पारभासी में क्या रहता है, कुछ तरंग प्रकाश तरंगे या किरणें एक भाग से दूसरे भाग में जाती है, लेकिन कुछ रुक जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अपने को है ना, उस वस्तु के दूसरी ओर रखी हुई कोई वस्तु है, मतलब पारभासी वस्तु के दूसरी तरफ कोई रखी वस्तु है, वो अपने को क्या धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि उससे चलकर प्रकाश किरणें कुछ तो आती हैं, कुछ नहीं आती। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है जो पुराने बहुत पुराना रखा हुआ जो घिसा हुआ कांच रहता है वो हो सकता है, या फिर एक जो बुजुर्ग लोग सफेद जो धोती पहनते हैं उसका जो भाग होता है उसमें कुछ प्रकाश आता है कुछ नहीं आता है, तो वो क्या कुछ भाग दिखता है कुछ नहीं दिखता है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, पारभासी। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कांच है, ये कांच हो गया, इसके एक भाग को अपन क्या कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, है ना, ये पेंट कर दिया, तो ये वाला भाग किसकी तरह काम करेगा, चमकदार पृष्ठ की तरह। जब ये भाग चमकदार पृष्ठ की तरह काम करेगा तो इसमें जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी वो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी। लेकिन ये तब बनेगा जब इसके एक भाग को क्या किया जाए, पेंट किया जाए, है ना। इसे जैसे आप अपने घरों में थाली होती है स्टील वाली, वो भी किसकी तरह काम करता है, दर्पण की तरह। ये अलग बात है कि वो अच्छे दर्पण की तरह काम नहीं करता। अगर आप उसमें अगर आपका चेहरा देखोगे तो आपके चेहरे का डिजाइन बदल जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस स्टील की जो बनावट है वो सही नहीं है। तो जैसी बनावट मतलब वो, या यूं कहें कि एक खुरदरे पृष्ठ की तरह काम करेगा,
है ना, जिसमें अनियमित परावर्तन होगा, कभी कहाँ से आ रही तरंगे, कभी कहाँ से परावर्तित होकर, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी वहां। पेंट नहीं किया जाए तो वो फिर ये प्रकाश किरण जो गई है वो उधर चली जाएंगी, तो जो प्रेक्षक बैठा है उसके टकराकर वो आएंगी नहीं, है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक समतल दर्पण है। कैसा दर्पण? इसके एक भाग को अपन ने क्या कर दिया? पेंट। यहां पर कोई व्यक्ति है ना, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पूरे शरीर से प्रकाश किरणें कहां जा रही हैं? दर्पण पर जा रही हैं। जा रही कि नहीं जा रही? जा रही है। और इसी से टकराकर वो वापस कहां आएंगी? व्यक्ति की आंखों में, है ना। आएगी कि नहीं आएगी? तो इसकी जो इमेज कहां दिखाई देगी? कहां से चलती हुई प्रतीत होगी ये प्रकाश किरणें? यहां से। कहां से आती? अपन ने दो शब्द लिखते हैं, एक तो प्रकाश किरणें आती हैं या आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखना इस बात को, जहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं वास्तविकता में, वहां पर जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक। और जहां से आती हुई प्रतीत होंगी वहां पर आभासी। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझना, ये इस पूरे चेहरे से प्रकाश किरणें इस पर जा रही कि नहीं जा रही? किसी वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश किरणों की संख्या अनंत होगी। कोई बोले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो वो 1, 2, 3 में तो केवल वहीं से दिखाई देगी। हाँ, ये सही है कि हम परावर्तन के नियम में, अभी दर्पण से परावर्तन के नियम में हम 3 नियम पढ़ेंगे। कितने? 3। उन 3 नियमों में से 2 नियम लेकर हम उसका प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा लेंगे। कितनी परावर्तन की किरणें? 3 परावर्तन की किरणें, है ना, गोली दर्पण में। कितने? 3। उन 3 में से अपने को कम से कम कितनी लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। उन 2 में की स्थिति से हम उस प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा लेंगे। कौन कौन सी स्थिति? एक तो वास्तविक है या आभासी है, दूसरा सीधा है या उल्टा है ना, और उसका आकार क्या है। 3 चीजें, क्या क्या? सीधा, उल्टा, है ना, आकार और आभासी और वास्तविक। और हाँ, चौथे नंबर पे उसकी स्थिति कहाँ बन रहा है, स्थिति का भी। ये 4 चीजें लिखेंगे अपन, प्रत्येक उसमें लिखेंगे। कौन कौन सी स्थिति लिखेंगे? 4। एक तो वास्तविक आभासी लिखेंगे, एक सीधा उल्टा लिख लेंगे, एक छोटा आकार मतलब छोटा बड़ा आ जाएगा उसमें, और एक उसकी स्थिति मतलब कहाँ बन रहा है ना। ठीक है, अभी ये सब चित्र बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहले तो आप ये समझ लो कि ये प्रकाश किरण जा कहां से रही है? यहां से जा रही है और यहीं से टकराकर वापस। लेकिन इस व्यक्ति को कैसा लगता है कि यहां से आ रही है? कहां से? आती हुई प्रतीत होगी। तो इस व्यक्ति को इस दर्पण के पीछे अपने ही जैसा व्यक्ति दिखाई देगा। और ये कैसा होगा? ये प्रतीत हो रहा है, मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। हम दर्पण के सामने जब खड़े रहते हैं तो हमारे जैसा व्यक्ति कोई पीछे दिखाई देता है, दर्पण के पीछे, है ना। तो जब वो दर्पण के पीछे दिखाई देता है तो वो वास्तविक होता है कि आभासी होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? ये हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, है ना। समतल दर्पण में क्या होता है? देखो, जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसी आकार का। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वो समतल दर्पण के सामने वो वस्तु रखी गई है, दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब बनेगा। आप दर्पण के पास जाओगे तो वो प्रतिबिंब भी ऐसा लगेगा पास आ रहा है। आप दर्पण से दूर हटोगे तो वो ऐसा लगेगा प्रतिबिंब भी दूर जा रहा है। ठीक है, ये आ गया समझ में? अच्छा, किसी वस्तु को या व्यक्ति को दर्पण के सामने, दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उस वस्तु की हाइट का इस दर्पण को आधा होना चाहिए। मान लो अगर ये कोई व्यक्ति है और ये 10 फीट का है, 10 फीट का व्यक्ति होता है, 6 फीट का मान लो। अरे पहले हुआ करते थे आला उदल का, सुना आपने? मैहर सुना? मैहर अपने मध्य प्रदेश में ही है, मैहर की माता जी। वहां पर आज भी बताया जाता है कि आला और उदल जो दोनों भाई है ना, वो आज भी वहां पर पूजा करने के लिए आते हैं रात को माता जी की। ये है ना। और इसको आप नकार इसलिए नहीं सकते क्योंकि ऐसी बहुत सारे हमारे यहाँ पर मंदिर हैं और जगह है
जहाँ पर ये जो चमत्कार है वो देखे गए हैं। कैसे चमत्कार, सुनो। कुछ मंदिर ऐसे हैं, जगहों का नाम मैं बता दूंगा, और एक तो हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ी गुलास, बारमाखेड़ी, शास्ता खेड़ी। शास्ता खेड़ी का मतलब, हाँ, वहाँ पर एक मंदिर है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर भगवान के लिए ऐसे लगाया जाता है बिस्तर, शयन के लिए, सोने, मतलब सोने के लिए बिस्तर नहीं करते अपन, वो जब अपन उस पर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उस बिस्तर की हालत, जो चादर वादर बिछाई गई है ना, व्यवस्थित रहती है क्या? नहीं रहती ना। आप रात को सोते समय कुकुर मुकुर जो भी होना है सब हो जाते हो, उसमें होते ही नहीं होते, तो वो पूरा चादर की स्थिति खराब हो जाती है ना। तो ऐसा देखा जाता है कि सुबह, ठीक है, वो सारी स्थिति जो है वो मतलब जैसे कोई सोकर इस पर उठा है, मतलब गया है वहां पर, है ना। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी एक चीज ऐसी, वहां एक मंदिर है, वहां ऐसा बताते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती चौसर खेलने के लिए आते हैं। तो वहां चौसर समझते हो, वो 12 6 18 मामा शकुनी वाला काम, दुर्योधन के मामा जी थे, मामा शकुनी, वो चौसर के लिए तो प्रसिद्ध थे वो, ठीक है। अष्टचंगे नहीं, लूडो नहीं, लूडो और अष्टचंगे नहीं, चौसर वाली। अरे वो आपने देखा होगा, वो वहां से रहते हैं इस तरीके से घुमाकर और फेंक दिए जाते हैं, है ना, समझो। तो आज भी पूरा सिस्टम उनका वो लगाया जाता है, सोने की व्यवस्था की जाती है, और वो चौसर का खेलने का वो लगा दिया जाता है। सुबह जब देखा जाता है तो वो सब अस्त व्यस्त मिलता है। अब कुछ लोगों का या इनका ऐसा कहना है ना, अरे कि वो तो कोई चूहे वगैरह होते हैं, वो उनको अस्त व्यस्त कर जाते हैं, ये ऐसा। बिस्तर को कौन से चूहे अस्त व्यस्त करके जाएंगे, है ना। दूसरी चीज ये कि जहां पर कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां से कोई चूहा वगैरह प्रवेश ही नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कहां पर, अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है कि वो तो वहां के चमत्कार बनाने के लिए वहां के कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, है ना। मान लो कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लो तुम में से कोई एक हो, आप कितने दिन करोगे, कितने दिन करोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल, क्या पूरी जिंदगी भर? पर डे, वो भी आप बहुत सारे ऐसे काम है जो पर डे मजबूरी के कारण करते हो, नहीं तो कोई वो नहीं रहता है ना। आप में से बहुत सारे लोग छुट्टी कर लेते हैं, यार आज तो मन नहीं है, कल समझ लेंगे जो कुछ, कल पूछेंगे सर तो बोल देंगे कि यार तबीयत खराब हो गई थी। तो तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि हम खटिया पे पड़ गए थे, उठ के भी नहीं आ पा रहे थे, है ना। तो कहने का ये कि ऐसा बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। समझो जरा यहाँ पर। तो ऐसा कि यहाँ पर अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, और वो व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उस व्यक्ति की हाइट का दर्पण को कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। अगर मान लो ये व्यक्ति 6 फीट का है तो इसके सामने अगर 3 फीट का कांच रख दिया जाए, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, आप नहीं कि बिल्कुल पास में चले जाओ, तो उस दर्पण में आप आपका पूरा पूरा प्रतिबिंब आसानी से देख पाओगे। लेकिन आजकल तो हम पूरा ही उठा लाते हैं गोदरेज वगैरह में पूरा, हमें तो है ना, पैर भी देखना है उसमें, घुटने भी देखना है, सब देखना है। चलिए, तो ये तो समतल दर्पण की बात हो गई, ठीक है। अब दर्पण की परिभाषा हो गई, एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो अपने पर आपते संपूर्ण प्रकाश किरण को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। अच्छा, फिर आता है इसके बाद आगे समतल दर्पण तो अभी बता रहे हैं दर्पण के प्रकार, लेकिन एक चीज और, पानी में भी अपना मुंह देख लेते हैं। तो पानी जिस पृष्ठ पर भरा हुआ है ना, किसी पात्र में भरा हुआ है, या तो चूंकि वो नीचे का पृष्ठ क्या करता है, फिर पेंट की तरह काम करने लगता है, तो वो फिर परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करने लगेगा पानी, तो उसमें आपका आप प्रतिबिंब देख रहे। पुराने जमाने में लोग नदी में जाते थे नहाने में, है ना, और उसी में अपना मुंह देख कर आ जाते थे। कांच वाँच हर किसी के पास होता था नहीं, मतलब ये व्यवस्थाएं नहीं होती थी, राजा महाराजाओं के पास होता था। तो वो क्या करते थे, चांदी का जो एक पृष्ठ पर चांदी का लेप कर लिया करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत चांदी हुआ करती थी, है ना। चांदी का लेप करके उसी में उसी का यूज दर्पण के रूप में कर लिया करते थे। चलिए, तो ये हो गया। अब दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण
और एक गोलीय दर्पण, है ना। समतल दर्पण वो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, ऐसा सीधा सीधा, है ना। और गोलीय पृष्ठ वो या गोलीय दर्पण वो जिसका एक, हाँ नहीं वो दो प्रकार के आएंगे, केवल इतना सा है कि हाँ मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अभी ये बोल रहे हैं अपन गोलीय दर्पण में। अब ये कैसे बनता है, ये हम किसी छल्ले या रिंग से नहीं बना रहे हैं इसको। काहे से नहीं बना रहे, ये आप यूं समझो कि एक गोला है, आपकी टेनिस बॉल होती है, वो बीच में से आधी हो जाती है, दो कटोरी टाइप बन जाती है उसकी, ऐसा है। कैसी, दो कटोरी बन जाती है ना। तो आप इसे कैसे समझोगे, कैसा समझोगे, कटोरियां हैं ये आधी आधी, कैसी है। अब इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि दर्पण को अपन क्या कर रहे हैं, एक भाग को पेंट करके बना रहे हैं ना, है ना। तो मान लो इसका ये वाला भाग पेंट कर दिया अपन ने इसका, है ना। और ये कौन सा भाग हो गया इसका, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, मतलब जिससे टकराकर प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, यही होगा ना। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है, कैसा है, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तब लिख दिया उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे इसे, क्यों, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, उभरा हुआ, ठीक है। अब इसमें यहां देखना, इसके इस भाग को मैं पेंट करता हूं, ये कर दिया, ठीक। अब इसके इस भाग को, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ हुआ। तो जब परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो बाहर की तरफ तो उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे, और जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो इसे क्या बोलेंगे, अवतल, अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने इस दर्पण को बनाने के लिए एक गोले का यूज करा, तो गोले का केंद्र तो होगा, ये गोले का केंद्र जिसको बोला जाएगा वक्रता केंद्र। क्या बोला जाएगा, आ रहा समझ, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसे, वक्रता केंद्र। तो जैसे मान लो ये आपका, ये कौन सा हुआ, अवतल उत्तल, ये अवतल हुआ, कैसा हुआ ये, अवतल। तो इसका वक्रता केंद्र किधर दिखाई देगा, इधर दिख रहा है, इधर है ना। ये कैसा हुआ, उत्तल दर्पण, है ना। इसका वक्रता केंद्र किधर दिखाई देगा, इधर, किधर दिखाई देगा, इधर। क्लियर है सब, चलिए। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा ये हुई कि गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होगा वो उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मतलब उस गोली दर्पण को अपन ने जिस गोले से काटकर बनाया है उस गोले का केंद्र उस दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्लियर है सब। अब आता है ध्रुव की बात करें, जिसको अपन बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल। ये जो ध्रुव होता है इस दर्पण का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु। क्या होता है, मध्य बिंदु। तो ये दर्पण, इस दर्पण का मध्य बिंदु कहां होगा, यहां पर। इसका मध्य बिंदु कहां होगा, आ रहा समझ में। ऐसा तो नहीं यहां हो या यहां हो। मान लो ये है वो दर्पण, है ना। क्या है, कटोरी लाए क्या, ये है वो दर्पण। इसका मिड पॉइंट का होगा, यहां होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो कहने का ये कि इसका मिड पॉइंट यहां पर और इसका मिड पॉइंट यहां। तो ये जो इसके मिड पॉइंट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ध्रुव, पोल। क्या कहलाते हैं, ध्रुव या पोल। हो गया क्लियर। वक्रता केंद्र हो गया, पोल हो गया। अब बात कर रहे हैं हम अक्ष की, मुख्य अक्ष। किसकी बात कर रहे हैं हम, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कौन, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष। इसके लिए यहां, इसके लिए यहां। तो ये क्या हुआ, ये पूरा मुख्य अक्ष। ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष। क्लियर हो गया, तीन चीजें क्लियर हुई। वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया और मुख्य अक्ष हो गया तीनों। अब आती है बात
फोकस की, फोकस बिंदु की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? फोकस बिंदु में क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, कहां पर स्थित? फोकस कहां मिलेगा? मुख्य अक्ष पर मिलेगा। फोकस कहां मिलेगा? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें, अब अक्ष के समांतर आती हुई, यह अक्ष था, इसके समांतर यह आएगी प्रकाश किरणें। ठीक है, नीचे से भी ले सकते हैं अपन, यहां से भी ले सकते हैं, है ना। ये परावर्तन के पश्चात, किससे परावर्तन के पश्चात? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाती है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाती है, दो लाइनें हैं यहां पर, वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये शब्द भी लिखा है अपन, समझ, मिलती हुई प्रतीत होती है। है ना, ध्यान दो, जब हम अवतल दर्पण पर प्रकाश को आपतित कराते हैं तो ये क्या करता है? ये प्रकाश को समेट देता है, यहां ले आएगा, तो ये क्या होगा इसका? फोकस। ये क्या करता है? फैला देता है, फैला देता है ये, है ना। तो ये तो इधर कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन जब अपन डॉट डॉट करके इसको पीछे मिलाते हैं, ध्यान रखना, कभी भी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से मुड़ेगी। कहां से? किसी एक बिंदु से। बाकी जहां मुड़ के जाएगी, देखो ये बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है स्केल पर, है ना। चित्र आगे चित्र बनाते समय ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, दिख रही नहीं दिख रही? अगर मान लो मोड़ी है तो अपन ने यहां से एक बिंदु से मोड़ के सीधी लेकर आए, यहां से एक बिंदु से मोड़कर सीधी लेकर गए, बीच में कहीं लहरा मत देना उसको, प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो यहां पर क्या हो रही? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यहां पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो यहां तो एफ से लिखते हैं और यहां किससे लिख देते हैं? एफ डैश से। ऐसे यहां सी से लिख रहे हैं और यहां से किससे लिख देते हैं? सी डैश लगा देते हैं वहां उधर के लिए। ये हो गया आपका, आया नहीं आया समझ में? कितनी परिभाषा हो गई? 4 परिभाषा हो गई। अब आता है दूरियों की बात कर ले, है ना। तो एक तो है वक्रता त्रिज्या, किसकी? वक्रता त्रिज्या की बात। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये जो दर्पण बनाए अपन ने, किसी गोले के कटे हुए भाग है, गोले का केंद्र होता है, गोले की त्रिज्या होती है कि नहीं होती? मान लो यहां से यहां तक की दूरी, या यहां तक की बोल दें, यहां तक की बोल दें, ये तो बराबर ही ना, ये सब बराबर है। गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है ना सब। तो ये जो गोले की त्रिज्या है, यही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और इस वक्रता त्रिज्या की दूरी किससे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल आर से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर। क्लियर है साहब? तो यहां से यहां तक इस चित्र में देखें तो पी से लगाकर सी तक, मतलब जो पूरा पीसी है वो क्या कहला रहा है? आर। क्या कहला रहा है? आर। ऐसे यहां पर ये पीसी, ये क्या कहला रहा है? आर। आ गया समझ में? अब आता है फोकस दूरी। किसकी बात कर रहे हैं? तो ध्रुव से लगाकर फोकस बिंदु तक की दूरी, उसकी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। मतलब जैसे यहां पर क्या हो रहा है? पी एफ, है ना, यहां पर भी पी एफ, उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ। क्लियर? सारी परिभाषाएं हो गई। अब आता है परावर्तन के नियम। किससे? गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। अब गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम क्या होते हैं? गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम 3। उन 3 नियमों में से हम 3 रेखाओं में से कौन सी 2 रेखा ले लेंगे, और वो 2 रेखा जहां मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहां पर हम उस वस्तु का प्रतिबिंब मान लेंगे, है ना। वो मान क्या लेंगे? वो तो बनता ही है वहां पर। जहां पर मिल जाती है वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है वहां आभासी प्रतिबिंब। और एक ध्यान रखना, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, है ना, वो उल्टे बनते हैं। जितने भी
वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं, है ना। लेकिन हमारे रेटिना पर मतलब उल्टे बनेंगे, लेकिन हमारे मस्तिष्क द्वारा उसे सीधा पढ़ा जाएगा फिर। लेकिन जो रेटिना पर सीधे प्रतिबिंब बन जाते हैं, जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं? सीधे। कैसे बनते हैं? सीधे। लेकिन हमारे रेटिना द्वारा फिर उसे क्या कर दिया जाएगा? उल्टा कर दिया जाएगा, है ना। तो अपन किसी दिन साइंस सेंटर में चलेंगे, वहां पर देखेंगे ये सारी चीजें, ठीक। ऐसा बोला जाता है, फिर ले जाया नहीं जाता। तो क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं? उल्टे। ध्यान रखना है। लेकिन हमारे मस्तिष्क द्वारा उसे मतलब रेटिना पर बनते हैं, है ना, और हमारे मस्तिष्क द्वारा उसे सीधा पढ़ा जाएगा। जितने आभासी प्रतिबिंब हैं वो सीधे बनते हैं और हमारे मस्तिष्क द्वारा क्या कर दिया जाता है? उल्टा। यह भगवान के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है पूरा। हमारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि हमें किस चीज को कैसे क्या पढ़ना है, हमारी आंखें कैसे क्या काम करेंगी, है ना। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या डिजाइनिंग वो तो हम करते हैं, और हमारी डिजाइनिंग कौन करते हैं? गॉड, भगवान, अल्लाह और जो भी है वो सब, है ना। ईश्वर, अल्लाह है कोई नाम, सद्बुद्धि दे भगवान। जो बोलने वाले हैं वो भी सद्बुद्धि का यूज नहीं करते। चलिए, मैं बोल रहा हूं, मैं करता हूं पर। चलिए, ये देखना, एक बात और जरूर ध्यान रखना कि जितनी भी किरण आरेख बनाएंगे इसमें डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। क्या बताना जरूरी है? डायरेक्शन। प्रकाश किरण किधर से किधर जा रही है। इसमें परावर्तन के पहले हम पहले परावर्तन कर ले, फिर उसमें एक चिन्ह परिपाटी कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। पहले परावर्तन समझो। जितनी भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस पर जाती है या फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। जितनी भी प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह परावर्तन के पश्चात कहां पर जाकर मिलेंगी? फोकस पर या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहां मिल रही है, यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जहां मिल रही है वहां वास्तविक प्रतिबिंब, जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहां आभासी प्रतिबिंब। हो गया। अब दूसरी जो लाइन है इसके ठीक अपोजिट है। समांतर आ रही थी तो फोकस पर जा रही थी। वे प्रकाश किरण जो फोकस से होकर आपतित होती हैं, वे प्रकाश किरण जो फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब दूसरी लाइन में केवल इसका डायरेक्शन चेंज करा है अपन ने। कहां से जाता हुआ बताया अपन ने? फोकस से। तो वो कैसी हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के पहले ऐसे आ रही थी, यहां चली गई, अब यहां ऐसे गई फोकस से और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, हम वो उसकी बात करते हैं फोकस वाले, उसकी दर्पण की, है ना, अवतल दर्पण की। उसमें ये सिद्धांत काम करता है। कौन सा सिद्धांत? ये वाला। ठीक, चलिए, दो हो गए। एक तो समांतर आई वो फोकस पर गई, और जो फोकस से होकर आई वो समांतर हो गई। दो हो गए, एक दूसरे को उल्टे थे। तीसरा अपने को देखना है कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, कहां से होकर? वक्रता केंद्र से। जैसे ये वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी तो वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, ऐसे ही है ना, समतल दर्पण में भी होता है। देखना जरा क्या होता है। प्रकाश किरण यदि एंगल बनाकर आपतित होगी ना, तो वो उसी एंगल से वापस लौट जाएगी, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर बराबर होता है। ठीक, ये अपन कर चुके हैं पहले। यहाँ आई था और यहाँ आर था। आई और आर आपस में कैसे थे? बराबर। ये यहाँ पर ये आई कोण और ये आर कोण, आपतन कोण और, है ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। लेकिन जो प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है ना 90 डिग्री पर, वो वापस उसी माध्यम पर उसी मार्ग पर लौट जाती है। कहाँ लौटेंगी? वापस उसी मार्ग पर लौट जाएंगे। क्लियर है सब? ऐसे यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी,
है ना, आपतित होगी, वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, कितनी प्रकाश किरणें होंगी? 3। हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए इन तीनों में से कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी? 2। और वो 2 जहां मिल जाएगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, तो वहां पर अपने को प्रतिबिंब मिल जाएगा। जहां मिलेगी वहां वास्तविक प्रतिबिंब, जहां मिलती हुई प्रतीत होगी वहां आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है सर? 3 फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं अपन। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस से होकर जाएगी वो समांतर हो जाएगी। ठीक है। तीसरी जो वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। हो गई ये 3। अब लास्ट बात बची है आपकी चिन्ह परिपाटी की। उसके बाद अपन पूरे चित्र जो प्रतिबिंब बनते हैं वो देखेंगे कैसे बनेंगे, है ना। चिन्ह परिपाटी की बात नंबर 1, हमेशा प्रकाश किरण को बाईं ओर से दाईं ओर आपतित कराना है। ये बायां भाग, ये दायां, बायां मतलब लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड और ये आप कॉपी पे भी लिखोगे, बोर्ड पे भी लिखोगे तो ये बायां वाला भाग हो रहा है और ये दाएं वाला। तो हमेशा प्रकाश किरण को कहां से कहां, बाईं से दाईं ओर आपतित। ये चित्र ऐसे मत बना देना कि सर हम तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसे बना दो इसको और इधर पेंट कर दो, है ना, और प्रकाश किरण को इधर से इधर आपतित करा दो। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो तो सही है, हमने ऐसा रख दिया उसको पलट कर। पहले ये ऐसा रखा था, हमें पसंद नहीं आया, हमने ऐसा रख दिया उसको। ठीक है। घरों में जहां सामान रखे रहते हैं उनकी जगह चेंज करते कि नहीं करते, कि ये कुर्सी यहाँ रखी तो उसे दूसरी जगह रख लो, है ना। बहुत सारे घरों में वो यही करते रहते हैं। हर 8वें दिन सप्ताह में